हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और मैं आज हाजिर हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। तो आइए बात करते हैं हम अपने नए वीडियो के बारे में, जो कि है आयनिक बॉन्ड के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड नाम कहाँ से आया है। सबसे पहले आयनिक का मतलब हुआ आयंस। आयंस मतलब आयंस पहले अगर हम थोड़ा सा रिकॉल करें, आयन का मतलब क्या होता है, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। आयन का मतलब होता है चार्ज एंटिटीज़। अगर हम जब डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं चार्ज एंटिटीज़। चार्ज एंटिटीज़ क्या होती हैं, हमारे पास दो टाइप की हैं। कौन से दो टाइप की हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव। दो ही हमेशा चार्जेस हमने जब भी पढ़े होते हैं, सिर्फ दो टाइप के पढ़े होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस हैं, दे आर नोन एज, ये K/A लिखा है, इसका मतलब है नोन है, जिसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको हम दे आर नोन एज कैच आयंस। ये हमने सब 8th क्लास में पढ़ा हुआ है। इसी तरह से नेगेटिव जो चार्जेस हैं दे आर नोन एज एन आयंस। ये आपकी पुरानी बेसिक प्रीवियस नॉलेज है। तो ये आई थिंक ये क्लियर है आपके पास कि आयंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं। ये है क्या होते हैं, एक तरह के चार्ज एंटिटीज़ होते हैं। पॉजिटिव जो आयंस हैं उनको हम कैटायंस बोलते हैं, और नेगेटिव जो आयंस हैं वो एन आयंस उन्हें कहते हैं। तो इस चीज़ में आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे, तो ये आपको ध्यान रहेगा। आयनिक बॉन्ड में पहले हम ये समझेंगे कि आयंस होते क्या हैं, वो बनते कैसे हैं, फिर उसका हम आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, वो समझेंगे। अब आगे देखते हैं हाउ आयंस आर फॉर्म्ड, कि आखिर ये आयंस बनती कैसे हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। पहले आपको ये क्लियर होगा कि आयन बनते कैसे हैं, तभी आप आयनिक बॉन्ड समझ पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले देखते हैं हम आयंस के लिए हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। सबसे इजी एग्जाम्पल हम एक देखते हैं, लिखा है मैंने, एग्जाम्पल है सोडियम आयन। आप जब एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, सोडियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, क्लोराइड आयन, फ्लोराइड आयन, बहुत सारे आयन्स आपके पास आएंगे। हमने एक सिंपल हमारा NCERT का एग्जाम्पल उठा लिया, सोडियम आयन। मैंने सोडियम के ऊपर लिखा है Na पॉजिटिव, जो कि बनता है Na से। Na सिंबल है आपका सोडियम का। जिनको ध्यान नहीं है उनके लिए मैं बता दूँ, Na सोडियम का सिंबल है, जो कि एक बहुत ही सॉफ्ट मेटल होता है। तो Na एक तरह का मेटल है। मेटल्स की क्या खास बात है कि दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ये सभी मेटल्स की आप एक खास बात ये रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, वो भी उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में छुपा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है हमारे पास, अगर सोडियम का आपको ध्यान हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। आपको एटॉमिक नंबर्स और कन्फिगरेशन एकदम टिप्स पे होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा आपको बिल्कुल आप क्वेश्चन करते हुए अटक जाएंगे। तो इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो 9th क्लास की बुक खोलिए, और उसमें से आपको हर 20, जो एटलीस्ट ज़्यादा भी नहीं तो जो 20 आपके फर्स्ट जो मेटल, नॉन मेटल जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक नंबर्स और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख कर बाय हार्ट उसको लर्न कर लीजिए। उसके भी आपके पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, हमने अलग वीडियोस में आपको एक साथ शेयर मैं करूँगी। तो सबसे पहले सोडियम का फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमारे पास 281। ये आई होप कि आपको आता होगा कि कैसे ये 281 आता है। नहीं अगर आपको पता हो, अगर आप इसके ऊपर एक अलग से वीडियो चाहते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं। तो इसका जो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है, जो 281 का जो इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें देखिए जो 1 है वो दिखा रहा है कि वो सबसे बाहर का इलेक्ट्रॉन है। बाहर का इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। बाहर के में शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। वो 1 इलेक्ट्रॉन किस लिए है कि या तो अब वो 7 इलेक्ट्रॉन और ले, तीसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें हो तो 8 सकते हैं ना, या तो वो और ले 7 इलेक्ट्रॉन और शेल को पूरा करें, या फिर ये एक को भी लूज़ कर दें। तो मेटल्स की यही खास बात है कि वो मेटल्स में कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो उनकी टेंडेंसी यही रहती है कि कैसे भी करके वो उस एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें, बजाय इसके कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ले लें। ये क्यों ऐसा होता है, इसके इनके एनर्जी डिफरेंस और एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और साइज़ ऑफ द एटम इनके ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हमारी इसकी डिटेल्स, कुछ डिटेल्स हम सीनियर क्लासेस में 11th में पढ़ेंगे, 11th 12th में, और आगे आप पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है, ठीक है। तो मेटल्स आपको आई होप थोड़ा सा आपको समझ आया होगा कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, मतलब सोडियम क्या है, Na, यहाँ पर ये कोई चार्ज नहीं है। सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा
तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब चला जाता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन आप डोनेट कर रहे हैं, चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा। डोनर के कारण हमेशा चार्ज एटम के ऊपर पॉजिटिव ही चार्ज आएगा। क्लियर है? तो ये पॉजिटिव क्यों आता है ये भी हमने 9th में सीखा हुआ है। ये आपको मैं वैलेंसी वाले वीडियो में ज़रूर आपको पूरा समझा दूँगी। और अभी भी आपको कुछ तो अभी भी आपको आ जाएगा समझ में। ओके, तो ये हो गया कि सोडियम Na था, उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, सो इसलिए वो Na पॉजिटिव आ गया। ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर हूँ इसमें। आगे देखते हैं। इस तरह से Na की तरह क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन में भी Cl नेगेटिव किससे बनेगा? क्लोरीन, क्लोरीन के एटम से बनता है क्लोराइड आयन। देखिए, क्लोरीन हम एटम को कहते हैं, क्लोराइड हम आयन को कहते हैं। लेकिन खास फ़र्क क्या है? क्लोराइड क्या है? एक नेगेटिव आयन है, एन आयन है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो क्लोरीन है आपके पास, ये आपका नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, नेगेटिव आयन बनाते हैं। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। नॉन मेटल्स नेगेटिव आयन बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। एक क्लोरीन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, किसी से बोरो कर लिया, ले लिया अपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को पूरा करने के लिए, तो क्लोराइड आयन यानी Cl नेगेटिव आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर दो यहाँ पर लेते, यहाँ पर अगर अब 2 इलेक्ट्रॉन होते तो हमारे पास 2 नेगेटिव चार्ज हो जाते, तो फिर 2 नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, तो एक नेगेटिव तो एक नेगेटिव आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो 2 नेगेटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, अब ये हम सोडियम और क्लोराइड आयन की बात ही आखिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम आयनिक बॉन्ड हमें समझना है। तो आयनिक बॉन्ड असल में इन दोनों के बीच में बनता है। मैंने इसीलिए वो एग्जांपल्स को समझाया है ताकि आप आयनिक बॉन्ड समझ सकें। तो आयनिक बॉन्ड में अब सोडियम आपका डोनेट करने वाला है, क्लोरीन आपका लेने वाला है। दोनों में एक इलेक्ट्रॉन सोडियम को डोनेट करना है, और क्लोरीन को वो एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो अब बात करते हैं आखिर आयनिक बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले देखते हैं आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड में देखेंगे, बहुत सिंपल है। इट इज़ अ केमिकल बॉन्ड, एक तरह का केमिकल बॉन्ड है जो कि बनता है कैसे? फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनता है। देखिए, जो अंडरलाइन किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र, पूरे ट्रांसफ़र्स, कंप्लीट ट्रांसफ़र भी कई जगह लिखा रहता है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र से बनेगा। किससे ट्रांसफ़र होगा? एक एटम से दूसरे एटम में। और वो एक एटम क्या होगा? एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको आप समझ लेंगे तो आप हमेशा के लिए आपका आयनिक बॉन्ड दिमाग में क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह का केमिकल बॉन्ड है जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच में। एक एटम जो जैसे सोडियम है जिसको डोनेट करना है, और क्लोराइड है जिसको गेन करना है। ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, अब आते हैं कि वो सोडियम आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। तो मैंने आयंस तो आपको बता दिए, सोडियम और कैल्शियम के सोडियम और क्लोरीन के आयंस बनते कैसे हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि उसके आयंस कैसे, वो उसका आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले सोडियम में Na है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281। 281 का मतलब है पहले शेल में, ओके एक मिनट, देखिए फ्रेंड्स, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 281। 28 का मतलब पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। कई बार ये पूरा शेल ना बना के, ये 3 शेल जो बने हुए हैं, इन पूरे 3 शेल्स को ना बना के सिर्फ बाहर के शेल का डायग्राम बनाया जाता है, सिर्फ डॉट्स के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को दिखाया जाता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इतना भी ऐसे बनाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखिए, सोडियम का मैंने यही बनाया, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 बना दिए, दूसरे में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तीसरे में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा आपका एलिमेंट है क्लोरीन, जिसका कन्फिगरेशन है 287। पहले शेल में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे में 8 होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में केवल 7 हैं, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो सोडियम क्या करता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया उसने? क्लोरीन का। भाई क्लोरीन को 1 चाहिए, सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा देने के लिए, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या क्लोरीन को दे दिया। तो क्या बन गया? सोडियम का आयन Na पॉजिटिव और क्लोरीन का Cl नेगेटिव।
तो और इससे क्या हुआ, सोडियम का भी आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पूरा हो गया। पूरा इन द सेंस कि जिस वो स्टेबल है, जो उसका इनर्ट गैस कन्फिगरेशन है, जिसमें वो स्टेबल रहता है, वो कन्फिगरेशन। और इसी तरह से क्लोरीन का भी कन्फिगरेशन पूरा हो गया। इसी तरह से कंपाउंड बनता है NaCl। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज, दोनों आपके पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। आप सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। तो इस तरीके से जब भी आपको अगर पूछा जाए कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन बताइए, उसमें आयनिक बॉन्ड कैसे होता है वो बताइए, तो आपका आयनिक बॉन्ड ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो दोनों में ये इस तरह के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जिसमें देयर इज़ कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन का पूरा स्थानांतरण होता है। हमने कोवलेंट बॉन्ड में क्या समझा था कि वहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती थी, लेकिन यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। आई होप कि मैं क्लियर हूँ। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो आपके पास आयनिक बॉन्ड है, इसका एक दूसरा नाम भी है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी अगर कहीं लिखा आता है, इसका मतलब भी आयनिक बॉन्ड ही है। ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक हम बात करते हैं जो हमारे NCERT का ही एग्जाम्पल है, उसमें वो ये आपका कई बार एग्ज़ाम में भी आ जाता है, तो इसको एक बार देखते हैं। ये भी बहुत सिंपल है कि इसमें भी आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है वो देखना है। हमारे पास जो कंपाउंड है वो है Na2O, क्या है, सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या है, Na मीन्स वही आपको पता है, मैंने अभी बताया था, सोडियम है आपका मेटल जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो इसका मतलब Na माइनस नेगेटिव, आप चाहे यहाँ इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए चाहे यहाँ पर लिख दीजिए, एक ही बात है। एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो ये आयन बन जाएगा 2Na पॉजिटिव, यानी 2,8। ठीक है, पहले 2,8,1 था कन्फिग्रेशन, अब हो गया इसका 2,8। इस तरह से यहाँ पर क्लोरीन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन है। आप समझिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में भी आप देखिए, ऑक्सीजन का अगर आपको ध्यान हो, ऑक्सीजन का आपका एटॉमिक नंबर क्या होता है, रिकॉल करिए, 8 होता है। जब 8 होगा तो इसका हो जाएगा 2 और 6 इसका कन्फिगरेशन। जब 2 और 6 होगा तो इसके शेल में होने कितने चाहिए, इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 होते हैं। इसको यानी इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए कहीं से अरेंज करने के लिए। तो ऑक्सीजन की ये टेंडेंसी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कहीं से इसको कोई दे दे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसीलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी 2 आएगा। अब देखिए, गेन होगा जब भी, अब हमेशा आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको आई होप क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अब आयनिक बॉन्ड इसका कैसे बनेगा। ओके, तो ये भी बहुत सिंपल और बहुत अच्छा है समझने के लिए। ओके, देखते हैं ज़रा। देखिए, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था बाहर के शेल में, क्योंकि इसका कन्फिग्रेशन था आपका 2,8,1, तो बाहर में एक इलेक्ट्रॉन था, तो इसको सिर्फ एक को ही ड्रॉ कर दिया। इसी चीज़ को आप ऐसे ड्रॉ करने को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और ऑक्सीजन का है हमारे पास 2 और 6, यानी कि इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, एक तो इसने एक सोडियम से ले लिया कि भाई बोरो करके मुझे दे दो, लेकिन इसका काम फिर भी नहीं चला, इसके तो अभी एक और चाहिए इसको, क्योंकि अभी भी इट है 6, पहले इसके पास 6 थे, अब एक और मिल गया 7 हो गया, लेकिन अब इसको एक और चाहिए। तो एक और कहाँ से लेगा भाई, इसने दूसरे सोडियम से ले लिया ये वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब जब हो गए, अब आप काउंट करेंगे तो 2 तो ये हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इसका ऑक्टेट पूरा हुआ है। अब यानी कि पूरा ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, एक सोडियम से यहाँ और दूसरे सोडियम से यहाँ। तब आपका 2 सोडियम, एक सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पे भी उसने डोनेट किया इसलिए पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास भी 2 नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। इसी तरह से 2 सोडियम Na2 और एक ऑक्सीजन, इसीलिए इसका फॉर्मूला बन गया Na2O। कई बार इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। बनाइए तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे। और अगर आपको ये बोलते हैं कि आयंस कैसे बनते हैं, तो आयंस भी आप, आयंस कौन से बनते हैं तो भी आप बता देंगे। सोडियम का Na पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाएंगे, अगर आपने एक पॉजिटिव की जगह 2 लगा दिए, कुछ ऐसे गड़बड़ कर दी, तो आपका गलत हो जाएगा। आयंस बनेंगे Na पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो आई होप कि आपको आयनिक बॉन्ड क्लियर होगा। अगर आपको आयनिक बॉन्ड के और एग्जांपल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं इसके एग्जांपल्स और ज़्यादा भी नहीं तो 5-6 एग्जांपल्स जो कॉमनली आस्क्ड एग्जांपल्स हैं उनको हम एक दिन फिर डिस्कस कर लेंगे। अब आगे हम देखते हैं कंपैरिजन। किसका कंपैरिजन? हमने पिछले अपने वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में, और आज हमने करी है आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो अब इन दोनों को कंपेयर करना या डिफरेंस इनका कई बार पूछ लिया जाता है। यहाँ पर मैंने बेसिकली डिफरेंस ही किया है, इसमें बाकी हमने सिमिलर पॉइंट्स नहीं लिए हैं, हमने सारे डिफरेंस वाले पॉइंट्स लिए हैं क्योंकि यूजुअली यही क्वेश्चन आता है। ओके, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कोई चीज़ का डिफरेंस या कंपैरिजन पूछा जाए, सबसे पहले आप डेफिनेशन बता दीजिए, और उससे पहले जब भी आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से कैटेगराइज करके लिखिए। करते क्या हैं स्टूडेंट्स, एक ही के अंदर सब कुछ सेट कर देते हैं, उसमें घुसा के कन्फ्यूजन जैसा लिख देते हैं। जब तक आपके आंसर्स में क्लैरिटी नहीं होगी, आपको नहीं उतना आप स्कोर कर पाएंगे। आप ये सबसे पहले बताइए आप किस प्रॉपर्टी के बेस पे इनको डिफरेंस बना रहे हैं। तो हमने सबसे पहले लिख दिया हम डेफिनेशन के बेसिस पे डिफरेंस बता रहे हैं। आयनिक कंपाउंड्स की आपने पूरी डेफिनेशन, अगर आपको बुक की याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो आपने जो भी समझा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि ये कब बनते हैं, जब कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तब। इसी तरह से कोवेलेंट कंपाउंड्स का भी अगर आपको डेफिनेशन फुल याद है, वेरी वेल एंड गुड। दूसरा, अगर आपको सिंपल जो समझा भी हुआ है, अगर आप उतना भी लिख देंगे वो कभी गलत नहीं होगा अगर आपने सही समझा है। क्या है? फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनता है। ठीक है, तो ये भी आप जानते हैं, आपने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके कोवेलेंट कंपाउंड्स बनते हैं। अब आगे दूसरी हमारी क्या प्रॉपर्टी है जिसके बेस पे हम अलग कर रहे हैं, तो स्टेट के बेसिस पे। स्टेट मतलब उसकी अवस्था, किस अवस्था में पाया जाता है, भाई ठोस रूप में पाया जाता है कि तरल रूप में कि गैसियस रूप में। तो इसको हम सॉलिड्स, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स यूजुअली सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं, ठोस पदार्थ रहते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स आपके सॉलिड्स भी हो सकते हैं, लिक्विड्स भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, ये सारी अवस्थाओं में पाए जाते हैं, बल्कि हम यूँ कहें सॉलिड्स कम पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स आयनिक कंपाउंड्स के बहुत हाई मिलेंगे, और जबकि आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स के लो मिलेंगे। ठीक है, इसके भी एग्जांपल्स आपको बहुत मिल जाएंगे बुक में, अंदर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी एनसीईआरटीज़ में दे रखी हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ उनको एक जगह हम कंपाइल कर रहे हैं ताकि हम उनके कंपैरिजन हमें याद हो, कहीं क्योंकि हमें प्रॉपर्टीज़ आती होती है लेकिन जब हम डिफरेंस लिखने बैठते हैं तो हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो बेटर है कि आप अपने डिफरेंस को कहीं प्रिपेयर करके रखें। ओके, अब अगला पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि किसी वस्तु से बिजली गुजर सकती है कि नहीं। अगर सिंपल भाषा में समझें तो उससे हमें करंट लग सकता है कि नहीं। तो आयनिक कंपाउंड से के साथ मैंने लिखा है येस, इसका मतलब उससे बिजली पास हो सकती है। और कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए है नो, यानी उनसे बिजली नहीं गुजर सकती। ये एक आपका टेस्ट भी होता है जब आपको डिफरेंस बताना है। अगर आपको दो कंपाउंड्स दे दिए हैं, एक आपका कोवेलेंट है और एक आयनिक है, और आपको डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में आपको डिफरेंस कैसे बताएंगे। आप इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पे उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। बहुत सिंपल, आपने छोटी क्लासेस में भी किया हुआ है, आप एक यहीं समझ लीजिए। आयनिक कंपाउंड का एक एग्जाम्पल है आपके पास NaCl, हमने अभी पढ़ा। कोवेलेंट का कहा है हमारे पास, सिंपल भाषा में मैं कहूँ शुगर। फॉर्मूला आपका इसका लंबा होता है, तो अगर हमने आप चाहें तो उसको घर में भी आप करके दे सकते हैं। अगर हम चीनी और नमक का घोल, हम हर जगह जब भी एग्जांपल्स बात करते हैं घोलने की, सॉल्युबिलिटी की, हम नमक चीनी की बात करते हैं। नमक भी पानी में घुल जाता है, चीनी भी घुल जाती है। अगर हम डिस्टिल वाटर के साथ सोल्यूशन बनाएंगे तो अब हमने नमक का घोल बनाया, चीनी का घोल बनाया। अब हम देख सकते हैं किससे बिजली गुजरेगी या नहीं गुजरेगी। हमसे पूछ लिया कि कौन सा आपका कोवेलेंट है और कौन सा आपका आयनिक है, तो आप कंपाउंड है, तो आप कैसे बताएंगे। आप दोनों का सॉल्यूशन बनाइए, घोल तैयार करिए। एक सिंपल सा जो हम 6th क्लास में सर्किट बनाते थे वो सर्किट बनाइए। एक बैटरी, एक बल्ब, 2 तार लेके, और उससे बल्ब को, उस तार को, दोनों तार के खुले सिरों को आप उस घोल में डिप करके देखिए, उसमें डुबो के देखिए। अगर तो बल्ब जल जाता है तो बिजली कंडक्ट कर रही है, वो उससे करंट लग सकता है, और नहीं होता तो नहीं। आप करके देखिए और मुझे इसका रिज़ल्ट कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाकई ऐसा होता है कि नहीं।
क्या चीनी का घोल भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका चीनी का घोल भी बिजली कंडक्ट कर रहा हो और उस केस में भी आपका बल्ब जल रहा हो? अगर ऐसा हो तो बताइए मुझे। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शुगर एक कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड से बिजली कंडक्ट नहीं करते। तो अगर कभी आपसे डिफरेंस पूछा जाए कैसे करेंगे, तो ये आपका डिफरेंस करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब घुलनशीलता हिंदी में कहें तो, कि आखिर कोई चीज़ जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं और आपके कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, क्या ये घुल जाते हैं? लेकिन किस में घुल जाते हैं? दो चीज़ें हैं घुलने के लिए, एक है हमारे पास वाटर और दूसरा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। जितने भी आपके आयनिक कंपाउंड्स होंगे ये सारे सॉल्युबल इन वाटर रहेंगे। आप सिंपल याद रखिए कि NaCl, इसीलिए आपको एग्जांपल कराया, NaCl यानी आपका नमक जो है वो आपका पानी में घुल जाता है। हमने घर में भी देखा है, नींबू पानी बनाते हैं, नमक घुल जाता है। ठीक है, और दूसरा है इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में नहीं डिज़ोल्व होता। अभी आप पूछेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे अल्कोहल्स हैं, बेंजीन है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। हम अगली क्लासेस में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का ही टॉपिक आएगा अगला मेरा वीडियो। तो जैसे आप सिंपल भाषा में से अल्कोहल्स होते हैं, ये उनमें डिज़ोल्व नहीं होते हैं। दूसरा है इनसॉल्युबल इन वाटर। कोवलेंट जो रहेंगे वो वाटर में इनसॉल्युबल रहेंगे। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल रहेंगे। आप देखिए इनकी सॉल्युबिलिटी एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये सॉल्युबल रहेंगे वाटर में, इनसॉल्युबल रहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ये ऑर्गेनिक और कोवलेंट रहेंगे आपके इनसॉल्युबल वाटर में और सॉल्युबल रहेंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। अब हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आए कि शुगर को तो आप कोवलेंट कह रहे थे और ये फिर भी आपका वाटर में तो सॉल्युबल होता है, तो ये कैसे है? तो इसके बारे में आप खुद थोड़ा सा सर्च करके मुझे बताइए कि इसका आखिर क्या रीज़न है। अगर नहीं तो फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इसका आंसर मिलेगा। आपके इस वीडियो से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए, जिससे मुझे भी लगे कि शायद आपने इस वीडियो को पूरा सुना है और समझा है। और अगर आप इसमें कुछ और सुधार चाहते हैं तो भी उसके सजेशंस भी ज़रूर बताइए, क्योंकि उसी से मैं इन वीडियोज़ को इम्प्रूव कर पाऊँगी। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।